हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 14। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या याद रखा है यहाँ पे। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज़ ₹46। मतलब क्या है कि अगर हम बेंगलोर से मलेश्वरम के लिए 2 टिकट्स लेते हैं और बेंगलोर से यशवंतपुर के लिए 3 टिकट्स लेते हैं तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आती है ₹46। बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, लेकिन अगर हम मलेश्वरम के लिए 3 टिकट्स खरीदते हैं और यशवंतपुर के लिए 5 टिकट्स तो जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। तो बस स्टैंड से मलेश्वरम के लिए और यशवंतपुर के लिए कितना फेयर होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम इज ₹X, ठीक है, और फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज ₹Y। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम मलेश्वरम के लिए कितने टिकट्स खरीदते हैं 2 और यशवंतपुर के लिए हम 3 टिकट खरीदते हैं तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा वो हमारा कितना आता है 46। तो देखो अब इक्वेशन कैसे बनेगी। मलेश्वरम के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर एक टिकट का कॉस्ट ₹X है तो 2 टिकट का कॉस्ट कितना बनेगा 2X। यशवंतपुर के लिए अगर एक टिकट का कॉस्ट ₹Y है तो 3 टिकट्स का कॉस्ट कितना बनेगा 3Y, और इन दोनों का सम कितना आता है, इन दोनों का सम आएगा 46। लेकिन बोल रहा है अगर मलेश्वरम के लिए हम कितने टिकट्स खरीदते हैं 3 और यशवंतपुर के लिए कितने टिकट खरीदते हैं 5, तो जो टोटल अमाउंट बनता है फिर वो बनता है हमारा 74। तो देखो मलेश्वरम के लिए कितने टिकट्स है 3, तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस 3X। यशवंतपुर के लिए हमने 5 टिकट लिए तो 5 टिकट का कितना प्राइस आएगा 5 × Y, तो इन दोनों का सम कितना आता है 74। तो ये हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमें इन 2 इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। अब इन 3 मेथड से हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा 2X + 3Y - 46 = 0, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे 3X + 5Y - 74 = 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था X/B1 B2, ये X हो गया, ये Y हो गया और यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या आएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे B1 B2। तो ये क्या बनेगा X/B1 B2 कितना आ जाएगा हमारा 3 और ये 5। C1 C2 कितना आ जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन के -46 - 74। A1 A2 हमारा आ गया है 2 3 और फिर से यहाँ पे क्या फिर से रिपीट होगा 3/5, ठीक है। तो अगर हमें x निकालना है तो देखो ये x = ये y और ये 1। अगर x निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे -74, तो 3 × -74, देन क्या आएगा माइनस साइन। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई -46, तो 5 × -46। y निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले -46 की मल्टीप्लाई 3 से -46 × 3, देन -74 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -74, और 1 में 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 5 से, तो 2 × 5 फिर -3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ आ गया 3 × 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं x/, अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 74 से क्या कितना आ गया 3 4 = 12 3 7 = 21 22, और ये माइनस का, अब माइनस माइनस तो ये तो प्लस बन गया, और 5 की मल्टीप्लाई 46 से करेंगे तो 5 6 = 30 5 4 = 20 और ये 23। ऐसे ही y/, -46 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -138, माइनस माइनस प्लस तो ये साइन प्लस आ गया,
टू की मल्टीप्लाई 74 से, तो ये आ गया हमारे पास 148। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 9। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स अपॉन ये यहाँ पे क्या आएगा -222 प्लस 230, तो ये आ गया एक्स अपॉन 8। ये कितना बन जाएगा -138 प्लस 148, तो y अपॉन 10, और ये आ गया हमारा 1 अपॉन 1। तो एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे ही अगर इन दोनों को लेते हैं तो क्या मिलेगा, y अपॉन 10 इक्वल 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आएगा यहाँ से 10। तो इसका मतलब जो हमारा फेयर आया है, फेयर फ्रॉम कहाँ तक के लिए, अगर ये x क्या माना था हमने, फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम, मलेश्वरम के लिए कितना आ गया यहाँ से ₹8। और ये क्या है y, और y क्या माना था हमने, फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर, तो यशवंतपुर जाने के लिए कितना फेयर मिलेगा, एक टिकट का ₹10। ठीक है, फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम इज ₹8 एंड फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज ₹10। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। देखो NCERT एग्जाम्पल नंबर 15, क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में लिखा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, हमें बताना है कि यहाँ पे p की क्या वैल्यू रखे कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या पढ़ी थी, a1 अपॉन a2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ से हम सबकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखो a1 क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे a1, तो a1 कितना है 4। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, इस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, तो ये हो गया हमारा a2 नॉट इक्वल टू b1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट ये हो गया p एंड b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2। तो यहाँ से हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 इंटू 2 ये बन जाएगा 8 नॉट इक्वल टू ये 2 इंटू पी 2p। अब यहाँ से हमें p चाहिए, तो देखो p ऐसी रखा है और ये 2 कहाँ आ जाएगा LHS में, तो ये बन गया हमारा 4 नॉट इक्वल टू p। इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4। अब देखो p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमें p की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे कि p की वैल्यू, p नॉट इक्वल टू का 4 मतलब क्या है कि p की वैल्यू हमारी 4 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल का मतलब कि 4 नहीं होनी चाहिए, 4 के छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट p इक्वल टू 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा कि p की वैल्यू बस क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। इस 4 को छोड़कर यहाँ पे हम 3 रखे, 2 रखे, 2.5 कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस क्या नहीं होना चाहिए 4। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट p इक्वल टू 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ दोनों इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो a1 हमारा क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा k, b1 कितना मिलेगा हमें 3 एंड c1 इज माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3। सिमिलरली हम यहाँ से a2 फाइंड करेंगे, a2 कितना आएगा 12, b2 कितना हो जाएगा 3
एंड C2 कितना हो जाएगा -k। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा रेशियो है A1 A2 B1 B2 वो तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखो A1 कितना है k, A2 है हमारा 12, B1 है हमारा 3, B2 भी कितना, B2 है हमारा, सॉरी यहाँ पे B2 कितना आएगा k, तो B2 है हमारा k। C1 कितना है -k-3 और ये माइनस का k। अब देखो इस माइनस साइन से माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो है तो कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा, एक बार इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, k/12 इक्वल 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा, k² इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k² इक्वल टू 12 इंटू 3, ये k इंटू के LHS में होगा k² और 12 इंटू 3 36। तो यहाँ से k² कितना 36। तो अगर k निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस 6। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन से k 6 भी हो सकता है और k -6 भी हो सकता है। तो ये अभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, अभी क्या है, हमने केवल एक कंडीशन लिया है। अब इसके साथ ये जो k -3/k है, इसके साथ या तो हम 3/k ले या k/12। तो अगर हम यहाँ पे 3/k लेते हैं इसके साथ तो देखो होगा क्या, 3/k इक्वल टू k -3/k। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू के और RHS में क्या बनेगा, k इंटू के -3। कितना बनेगा ये, 3k इक्वल टू k² -3k। इस 3k को LHS में लेके जाते हैं RHS में तो इधर तो 0 बचा, ये k² -3k। तो क्या मिल गया हमें, k² -6k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से k तो कॉमन आ गया, क्या बचा, k -6 इक्वल टू 0। अब इस वाले केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो k इक्वल टू 0 होगा या फिर k -6 0। अब या तो k इक्वल टू 0, अगर k -6 0 है तो k कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, k इक्वल टू 6। तो देखो जब हमने ये पहली इक्वेशन बनाई यहाँ से भी हमें k की दो वैल्यू मिली 6 और -6, और जब हमने ये कंडीशन ली तो यहाँ से भी k की दो वैल्यू मिलती है 0 और 6। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, देखो फाइनल आंसर में हमें क्या बताना है, हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, k इक्वल टू 6। तो फाइनल सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा k की वैल्यू क्या हो 6 तो जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इनका जो सॉल्यूशन आने वाला कैसा है, वो इनफाइनाइट होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है और दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 8x + 5y = 9। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इन्हें सोल्व कर रहे हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सपोज करो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, 8x + 5y = 9। अब या तो यहाँ से x निकाल लेते हैं या यहाँ पे y, तो मैं यहाँ पे x निकाल रहा हूँ तो x क्या आएगा, अब x वाला निकालना तो x वाला टर्म LHS में रखा, इस 5y को कहाँ लेके आ गए, RHS में, तो ये क्या होगा 9 - 5y। तो x क्या होगा यहाँ से 9 - 5y/8। मान लेते हैं एक नया इक्वेशन बन गया 3rd। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम कहाँ पे पुट कर देंगे, देखो जो हमने ये x निकाला है हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके निकाला, तो हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन सेकंड क्या था हमारा
3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम x को क्या पुट कर देंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 9 माइनस 5y अपॉन 8। क्या बचा फिर यहाँ पे, प्लस 2y इक्वल टू 4। देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 9 ज़ा 27 माइनस 15y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मुझे ये डेनोमीटर में 8 है, इसको हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को LHS में भी और RHS में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 से। तो देखो अब इस 8 की मल्टीप्लाई हर एक टर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 की मल्टीप्लाई जब इस वाले टर्म में होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा 27 माइनस 15y। अब क्या होगा, 8 की मल्टीप्लाई प्लस के 2y में, तो ये क्या बन जाएगा 16y। RHS में क्या होगा, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 8 4 ज़ा 32। कितना बनाइए, 27 प्लस माइनस का 15 प्लस का 16 प्लस का 1, तो ये क्या बन गया, प्लस का y इक्वल टू 32। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 32 माइनस 27, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन पुट करने, एक तो हमें इक्वेशन 1 2 दे रखा था, या तो यहाँ पे पुट कर दो, या ये जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाया था यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 5, पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन थर्ड क्या बना था, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8। इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, 9 माइनस 5y अपॉन 8। यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5, तो ये क्या बनेगा, माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 8। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9, ये माइनस का 25 अपॉन 8। तो यहाँ से x 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 16 अपॉन 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -2 आएगी और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तो आंसर तो वही आना चाहिए हमारा, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक दूसरा तरीका है, केवल उसका सॉल्यूशन तो चेंज नहीं होगा, उसका फाइनल आंसर तो चेंज नहीं होगा। तो देखो जो भी इक्वेशन हमें गिवन था, हम इन गिवन इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिखेंगे 8x प्लस 5y। जो भी कॉन्स्टेंट हमें RHS में दे रखा है उसको हम कहाँ लिया है, LHS में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी फिर हमारी यहाँ पे, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ने क्या पढ़ी थी, जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 क्या मिलेगा, a1 हमारा 8 हो गया, b1 हमारा 5 हो गया है एंड c1 कितना हो गया, -9। ऐसे ही a2 हमारा 3 हो गया है, b2 कितना आ जाएगा 2 एंड c2 कितना, -4। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि x अपॉन, फिर क्या था यहाँ पे y अपॉन। हम कैसे लिखते थे कि पहले हमें b वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, b1 b2, देन क्या लिखना है c1 c2, फिर क्या लिखना है c के बाद a1 a2 और फिर से a के बाद क्या आएगा b, तो b1 b2। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो x यहाँ पे क्या आएगा, b1 b2 की जगह 5 2, ये y था और ये 1 था। यहाँ c1 c2, c1 कितना है हमारा -9, c2 है -4, फिर a1 a2, a1 है हमारा 8 और a2 3 और b1 b2 ये 5 और ये 2। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x अपॉन y अपॉन, देखो 5 की मल्टीप्लाई -4 के साथ कर देगा, तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, -4 के साथ, फिर माइनस साइन, माइनस के बाद फिर इस 2 की मल्टीप्लाई -9 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -9
ऐसे ही y में सबसे पहले -9 की मल्टीप्लाई किससे, 3 से, -9 की मल्टीप्लाई किससे, 3 से, फिर यहाँ माइनस साइन, अब क्या होगा -4 की मल्टीप्लाई 8 से, तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 में 8 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस साइन 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो x अपॉन क्या बचेगा 5 इंटू -4 माइनस का 20, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई में तो ये तो प्लस हो गया साइन, तो एंड 2 9 18 इक्वल y अपॉन -9 इंटू 3 कितना माइनस का 27, और ये माइनस माइनस प्लस 8 4 32, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन 8 2 16 एंड -3 इंटू 5 माइनस का 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारा क्या आ गया x अपॉन -2, यहाँ से कितना आ गया y अपॉन 5, और ये कितना आएगा हमारा 1 अपॉन 1। तो देखो एक बार इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, और अगर मैं y के साथ इसे लेता हूँ तो क्या मिलेगा y अपॉन 5 इक्वल 1 अपॉन 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 5। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो हमने दोनों मेथड से किया, लेकिन दोनों ही मेथड से x की वैल्यू हमें -2 मिला और y की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।